हेलो। तो आज के इस वीडियो में वापस से 6th क्लास की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस बुक का देखो नाम है अर्थ आवर हैबिटेट। पांचवा जो चैप्टर होगा 5th चैप्टर, उसको आज यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। टाइटल है इसका मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। सो 4 चैप्टर हमने उसके ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर ये 5वां चैप्टर है तो अगर आपने उसको जा करके नहीं देखा है देन प्लीज़ गो एंड वॉच। उसके बाद आप ये देखोगे तो फ्लॉलेसली आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आता जाएगा। हर चीज़ें क्या होती है वो इंटरलिंक करके चलती है चीज़ें। ठीक है, चलो फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। इंट्रो देखते हैं इस चैप्टर का क्या कह रहा है इसमें। तो इसमें देखो कहा जा रहा है कि अर्थ एकमात्र प्लैनेट है, अर्थ इज ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाई है। क्यों पॉसिबल हो पाई है? क्योंकि ये 3 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइफ सस्टेनिंग चीज़ें हैं, अर्थ के पास है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला है आपका लैंड हालांकि बाकियों के पास भी बहुत सारे प्लैनेट्स के पास है। दूसरा लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर। ये नहीं है बाकी जगह पे अभी, हालांकि इसकी खोज चल रही है कि नहीं है। और तीसरा है आपका एयर। ये जब 3 चीज़ें आपके मिलती है अर्थ की, यानी कि 3 डोमेन जब मिलेंगे, आपका लैंड कहाँ पे मिलेगा? आपको लिथोस्फीयर पे मिलेगा, वाटर मिलेगा आपको हाइड्रोस्फीयर में, और एयर मिलेगा आपको एटमॉस्फेयर में। बेसिकली ये जहाँ जहाँ पे मिलते हैं उसकी जो है वो कैटेगरीज बांट दी गई है, उसको एक नया नाम दे दिया गया है। इसी को हम लोग डोमेन्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, क्योंकि ये चैप्टर का टाइटल ही है डोमेन्स ऑफ अर्थ। और डोमेन्स में क्या आ जाएंगे आपको? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, आपका हाइड्रोस्फेयर के अलावा बायोस्फेयर। ठीक है, ये 4 आपके जो डोमेन्स है, 4-5 जो भी हैं, वो आपका यहाँ पे जब इंटरेक्ट करते हैं तो अर्थ पे क्या होता है? लाइफ पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, 3 आपके मेजर कंपोनेंट है हालांकि डोमेन में। इसी का एक बाई प्रोडक्ट है आपका बायोस्फीयर। जहाँ पे ये 3 डोमेन आपका मिलेंगे वहाँ पे जो लाइफ पॉसिबल हो पाएगा उसको बोलते हैं हम लोग बायोस्फीयर। तो ये जो सरफेस आप अर्थ का देखते हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट सरफेस है, जिसको लिथोस्फीयर भी बोल देते हैं, हालांकि ये सारी चीज़ें लिथोस्फीयर पे ही है। एक एटमॉस्फेयर जो है वो लिथोस्फीयर के ऊपर होगा। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर है आपका जो सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ देखते हैं आप। मैंने आगे इसको बताया है, चलो ये बता देता हूँ। ये लिथोस्फीयर है, हालांकि इसी पर डिस्कस कर लेंगे, बट यहाँ पे आप इतना समझो कि जो जिस पे आप रहते हो, बेसिकली जिस लैंड पे आप रह रहे हो, वो पृथ्वी के जिस हिस्से पे आता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। जब आप धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर जाओगे तो बहुत सारी लेयर्स हैं अर्थ में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया, लिथोस्फीयर बोल दिया इसमें। आपका उसके बाद एस्थनोस्फीयर आएगा, मेंटल आएगा, कोर आएगा, ये सारी चीज़ें आएगी। तो जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, जो सॉलिड पोर्शन है, यानी कि जो लैंड है, वो क्या है? लिथोस्फीयर है। इस चैप्टर में समझने के लिए अभी फिलहाल आप ये समझो। एटमॉस्फेयर क्या है? जो आपने अराउंड आप जो गैसियस लेयर देखते हो अर्थ पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या है? जो ओशियंस वगैरह हैं, जहाँ पे वाटर हैं या फिर सारी चीज़ें, जहाँ पे भी वाटर मिल रहा है आपका, चाहे वो आइस के रूप में हो, पोलर एरियाज में हो, वाटर वेपर आपका हो जाए, या फिर वाटर ओशियंस में हो, रिवर्स में हो, ये सब क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। तो जहाँ पे लैंड है वो लिथोस्फीयर, जहाँ पे हवा है एटमॉस्फेयर, और जहाँ पे आपका पानी है वो आपका क्या है? हाइड्रोस्फीयर। अब ये जब ये 3 जो लाइफ सस्टेनिंग चीज़ें हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, ये जब मिलते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट हो पाता है, लाइफ पॉसिबल हो पाता है। और जहाँ पे आपके लाइफ मतलब प्लांट्स आपके हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, आपका एनिमल हो गया, ये सारी चीज़ें जहाँ पे पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ बेसिकली, ये सारी चीज़ें। क्लियर? तो यहाँ पे 4 डोमेन हमने देखा, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। इसका जो डिस्कशन है वो अब डिटेल में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए करेंगे। तो ये आपका देखो, पहले थोड़ा सा फिगर भी देख लेते हैं। ये बुक का जो है वो फिगर है। 1 मिनट, ये कलर में चेंज कर लूँ। जैसे ये एटमॉस्फेयर हो गया, आप देख रहे हो हवा, यहाँ पे बादल बादल, आप क्लाउड्स वगैरह देख रहे हो। ये आपका हाइड्रोस्फीयर इसने दिखाया है। ये आपका लिथोस्फीयर हो गया, जो लैंड पे इधर आप माउंटेन देख रहे हो, इवन कि आपका ओशियन वगैरह, ये सब लिथोस्फीयर पे ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गहराई काफ़ी ज़्यादा है लिथोस्फीयर की, 100 किलोमीटर तक वो होता है, तो ओशियन वगैरह उसमें कवर हो जाते हैं। फिर ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह, ये सब क्या है? बायोस्फीयर का पार्ट है। चलो, वर्ड के ओरिजिन की बात की गई है तो लिथोस्फीयर जो है वो लिथोस, ये एक शब्द है, इससे बना है, ग्रीक लेटर है सारे बेसिकली। तो लिथोस का मतलब स्टोन होता है, तो इससे आपका निकला है वो। एटमॉस्फेयर जो है वो एटमोस से निकला है। एटमोस का मतलब होता है वेपर। वेपर आप जो देखते हैं, मतलब वो आपके अराउंड जो इन्वायरमेंट में है, वाटर वेपर हो गया। ह्यूडोर से बना है आपका हाइड्रोस्फीयर। ह्यूडोर का मतलब वाटर होता है। और बायोस से बना है आपका बायोस्फीयर, इसका मतलब लाइफ होता है। तो ये है, याद रख सकते हैं आप। सबसे पहले डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं लिथोस्फीयर को। तो लिथोस्फीयर को मैंने आपको बताया कि ये
जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, जैसे जैसे आप अर्थ में नीचे जाओगे, अगर आप इसका एक क्रॉस सेक्शन निकाल दो अर्थ का, तो धीरे धीरे देखो आप इसके लेयर से, तो सबसे पहले ऊपर आपका क्रस्ट आता है, उसके बाद आपका मेंटल आएगा, ये सारा आएगा। तो क्रस्ट का पार्ट मतलब ये लिथोस्फेयर का ही पार्ट होगा, जो सॉलिड पार्ट बेसिकली ऊपर आपका 0 से लेकर के आपका 200 मीटर तक जितना भी होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला हिस्सा लिथोस्फेयर। इसमें क्रस्ट को करते हैं, मतलब क्रस्ट मेंटल कोर, ये अर्थ की लेयर से। बहुत ज़्यादा इस पर भी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में इसको हम लोग करेंगे स्टडी। तो अगर इसका डिस्कशन हम लोग इसमें लंबा कर देंगे तो फिर ये दूसरी दिशा में चला जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। मतलब अर्थ में बहुत सारी लेयर्स हैं, जो सबसे टॉप के लेयर्स है उसको बोलते हैं हम लोग लिथोस्फीयर। और यहाँ पे चूंकि वो ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा सॉलिड वाला है सॉरी, ये रॉक्स यहाँ पे पाई जाती है सारे लेयर्स में, तो इसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। यहीं पे जितना सारा आपका लाइफ वगैरह हो पाता है पॉसिबल, यहीं पे होता है आपका। क्लियर। इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक कॉन्टिनेंट और एक आपका ओशियन। देखो आप ये जो पार्ट आप देख रहे होगे ओशियन का है। अभी देखो ना, क्रस्ट ही आपका 0 से लेकर के 100 मीटर थिक है, लिथोस्फीयर थोड़ा सा और नीचे तक जाता है। तो ओशियन की आपका डेप्थ कितना है, बहुत ज़्यादा। देखो सबसे डेप्थ पार्ट जो ओशियन का है वो है मैरियाना ट्रेंच, वो लगभग आपका 11 किलोमीटर के अराउंड आता है, और 100 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट ही है। तो लिथोस्फीयर पे ही आपके सारे ओशियन, ये माउंटेन सब जो है यहाँ पे आते हैं। तो इसी हिसाब से इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका कॉन्टिनेंटल पार्ट हो जाता है, जहाँ पे आपका जो लैंड, माउंटेन, ये सब जो लैंड वाला बेसिकली पार्ट है, और दूसरा आपका ओशियन बेसिन हो जाता है, जहाँ पे आपको हाइड्रोस्फीयर मिलता है, बेसिकली पानी वाला जो पार्ट है। क्लियर। तो इसके दो डिवीजन किए जाते हैं लिथोस्फीयर के। एलिवेशन की अगर हम बात करें और इसके मेजरमेंट की हम बात करें, तो कहाँ से मेजर करते हैं। देखो सबसे जो 0 लेवल का मेजरमेंट होगा आपका, वो होता है ओशियन फ्लोर का। जो पानी का लेयर है ओशियन में, उसको 0 बोलते हैं। यहीं से आप क्या करोगे, इसके ऊपर जाओगे, इसको ओशियन आपका सी लेवल बोलते हैं। ये 0 हुआ ना, उसको नाम देते हैं सी लेवल। सारे ओशियन जो आपका क्या है, कनेक्टेड है, तो इसका जो वाटर लेवल बेसिकली है वो हमेशा सेम रहेगा। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप जाएंगे तो सी वाटर का जो लेवल है वो एक जैसा ही होता है। तो जब एक जैसा होता है तो इसको मेजर के लिए हम लोग जो एलिवेशन मेजर होता है, किसी जगह की ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग इसी को एक बेस मान लेते हैं, स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि हम यहीं से मापेंगे। अगर ये कोई भी जगह मान लो कि 800 मीटर आपको बोली जा रही है कि ये ऊंचा है, तो ये कहाँ से बोली जा रही होगी, ये बोली जा रही होगी आपके सी लेवल से। तो जो सी का पॉइंट हो, जो आप सी में कभी जाओ, वहां पे जो आप पानी देख रहे हो उसको आप मान लो 0 किलोमीटर या 0 मीटर, जो भी मानना है आपको। उससे ऊपर जब आप बढ़ोगे, आप लैंड की तरफ बढ़ोगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, एलिवेशन बढ़ता है। आप माउंटेन पे जाओगे तो एलिवेशन और बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, प्लेटो पे जाओगे तो माउंटेन से थोड़ा सा नीचा होगा, लेकिन लैंड से ऊपर हो जाएगा। बेसिकली समझना यह है कि हम सी को लेंगे, सी का जो लेवल है उसको 0 मानेंगे, और वहीं से जो है वो लैंड के एलिवेशन को क्या करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं। तो मेजर करने के बाद सबसे हाईएस्ट पॉइंट अर्थ पे कौन सा है, वो है आपका माउंट एवरेस्ट, जो सी लेवल से कितना ज़्यादा है, आपका 8,848 मीटर्स, यानी अराउंड 9 किलोमीटर का अराउंड है ये। डीपेस्ट सबसे नीचा पॉइंट कौन है, मतलब देखिए अगर सी लेवल है तो इससे ऊपर तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो नीचे भी होगा। सी के अंदर भी कुछ आपके ट्रेंचेज हैं, डीप्स हैं, तो उसको भी मेजर करेंगे हम लोग सी लेवल से। तो ये एक सबसे जो डीपेस्ट आपका पॉइंट है अर्थ पे, वो आपका पैसिफिक ओशियन में एक ट्रेंच है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है आपको देखो, 11,022 मीटर, अराउंड 11 किलोमीटर डीप है ये। सोचो कि ये माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा क्या है, आपका 3 किलोमीटर का अराउंड डीप, 3 नहीं मतलब 2 किलोमीटर, 9 तो ये लगभग है ही, ये 11 हो गया किलोमीटर में। यानी कि जो डेप्थ ऑफ सी है वो ज्यादा है किससे, आपका जो हाईएस्ट पार्ट है लैंड का, हाईएस्ट पीक है लैंड पे जो आपका माउंट एवरेस्ट है, उससे भी ज्यादा सी गहरा है। कितना गहरा आप समझ लो, समंदर की गहराई इसीलिए कहा जाता है कि मापा नहीं जा सकता। ये तो फिर भी चलो हमने मेजर किया है मरियाना को, हो सकता है कोई और प्लेस हो जो इससे ज्यादा गड्ढा हो, है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आप सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट देखते हो अर्थ पे, उससे भी लोएस्ट पॉइंट अर्थ पे है, वो भी आपका सी के अंदर है। सी के अंदर बहुत बड़ी माउंटेन्स भी पाई जाती हैं, वो देखेंगे जब लोग वो सी का जो फीचर देखेंगे हम लोग तो कवर करेंगे उसमें। तो आपका ये हो गया, आपका दो पार्ट में हमने बांटा कि इसको लिथोस्फीयर को, एक आपका कॉन्टिनेंट्स में, एक आपका है आपका ओशियन बेसिन में। तो सबसे पहले इसको कॉन्टिनेंट को कवर कर लेते हैं। टोटल 7 मेजर कॉन्टिनेंट आपके हैं अर्थ पे,
और जो सेपरेट किए जा रहे हैं आपके वाटर बॉडीज के द्वारा। कौन कौन से वो 7 कॉन्टिनेंट हैं? पहला आपका एशिया है, दूसरा आपका यूरोप है, तीसरा अफ्रीका है, चौथा नॉर्थ अमेरिका है, पांचवा आपका साउथ अमेरिका है, सिक्स्थ आपका ऑस्ट्रेलिया है और सेवेंथ आपका क्या है? अंटार्कटिका है। एक एक करके मैप पे देखो इसको। एशिया कौन सा पार्ट है? ये जो आप येलो वाला पार्ट इधर देख रहे हो, ये पूरा पार्ट, ये क्या है? आपका एशिया का पार्ट है। फिर ये जो पार्ट देख रहे हो थोड़ा सा ब्लू कलर में, एशिया के जस्ट बगल में, ये क्या है? आपका यूरोप का पार्ट है। क्लियर? इसके नीचे आ जाओ थोड़ा सा, तो ये क्या हो गया? आपका अफ्रीका हो गया। ये इसके नीचे इधर आ जाओ तो ये क्या हो गया? आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। फिर वेस्ट की तरफ अगर बढ़ो तो ये आपका क्या है? नॉर्थ अमेरिका। इसी में आपका कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको नीचे आ जाता है। यहाँ पे ग्रीनलैंड भी, अभी जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, ग्रीनलैंड पार्ट है किसका? नॉर्थ अमेरिका का। कैसे? ज्योग्राफिकली जो है वो पार्ट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का, लेकिन आपको जो जियोपॉलिटिकली है, पॉलिटिकल रूप से वो पार्ट है यूरोप का, क्योंकि ये डेनमार्क का हिस्सा है। क्लियर? तो आप जब भी इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि डेनमार्क जो, ये ग्रीनलैंड जो है वो आपका किस कॉन्टिनेंट में आता है ज्योग्राफिकली? वो आपका नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, किसका उस पर आपका कंट्रोल है, ये डिफरेंट चीज़ है। फिर आप क्योंकि ज्योग्राफी देख रहे हैं तो हम लोग ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। फिर आपका नीचे ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, जिसमें ब्राज़ील, उरुग्वे, इक्वाडोर, आपका अर्जेंटीना, ये सारी कंट्री जो है वो साउथ अमेरिका में आती है। तो टोटल हो गया आपके 7 कंट्री, अरे एक 6 हो गया। ये आपका एशिया, यूरोप 2, अफ्रीका 3, ऑस्ट्रेलिया 4, नॉर्थ अमेरिका 5, साउथ अमेरिका 6, सातवां कौन है? ये नीचे आप जो सफ़ेद सा देख रहे हो, अंटार्कटिका, बिल्कुल एकदम लंबा जो आइस का सीट है हजारों किलोमीटर तक, ये अंटार्कटिका है। तो इस तरह से 7 कॉन्टिनेंट है। थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं एशिया। तो एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, साइज में सबसे बड़ा है। टोटल जो अर्थ पे लैंड एरिया है उसका 1/3 अकेले यही कवर करता है, यानी कि लगभग 33% के आसपास ये अकेले एशिया का पार्ट इसमें आता है। ये देख रहे हो, ये जो पार्ट है आप येलो कलर में, ये क्या है? आपका एशिया है। जहाँ तक ये जा रहा है, यहाँ पे आपका ऊपर रशिया आ जाता है, फिर आपका नीचे इधर मंगोलिया, फिर चाइना, फिर इधर आपका इंडिया, इधर साउथ ईस्ट एशिया जितने वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, इधर आपका मिडिल ईस्ट का कंट्री आ जाता है, ये आपका सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ये आपका यहाँ पे सेंट्रल एशिया का जो पार्ट आ जाता है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब यहाँ पे है। तो एशिया का पार्ट हो गया। नीचे आप इंडोनेशिया आपका है, जावा, सुमात्रा, ये वाला जो एरिया है, फिर मलेशिया, ये सब इसमें एशिया में आते हैं। तो ये एशियन कॉन्टिनेंट हो गया और सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो 7 कॉन्टिनेंट है उसमें। ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। हेमिस्फीयर हमने पिछले चैप्टर्स में कवर किया है, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाकर के देखो। छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ पे डिस्कस की जाएगी ऑलरेडी उससे लीड करती हुई आ रही है। तो हेमिस्फीयर को 2 हिसाब से हम लोग बांटते थे। एक आपका कि इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे आपका यानी कि साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर। फिर 0 डिग्री, ये तो लैटिट्यूड के बेसिस पे हो गया। इक्वेटर क्या है? लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो उस पर नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर ने बांट दिया। फिर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था आपका, उससे जो ईस्ट में हिस्सा है उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते थे, और जो वेस्ट में हिस्सा है उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते थे। तो 0 डिग्री मतलब ये वाला पूरा पार्ट हो गया। इधर से आपका देखो एशिया क्या है? ईस्टर्न में पड़ रहा है, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। क्लियर? तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है, किससे? एशिया से। इवन कि इंडिया से पास होता है। ये इंडिया आपका जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पोर्सन है, ये जो देख रहे हो, ये ट्रॉपिक ऑफ आपका कैंसर है। कितना डिग्री होता है ये? 23.5 डिग्री। ठीक है, नॉर्दर्न। तो आपका जो 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी है। ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है एशिया? थोड़ा सा इसको मैं रेज कर देता हूँ। हाँ, बाउंड्री जो है वो यूरोप के साथ शेयर करता है। यहाँ पे देखो, ये वाला यूरोप हो गया, ये वाला आपका एशिया हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, ये बीच में एक माउंटेन है, यूराल माउंटेन इसको बोलते हैं। यही अलग करता है यूरोप को क्या? एशिया से। ठीक है, रूस जो है ये थोड़ा यूराल के इस तरफ भी है, तो रसिया जो है यूरोप में भी पड़ जाता है थोड़ा सा, और जो साइबेरिया वाला का पार्ट है रसिया का, वो एशिया में पड़ जाता है। तो रसिया जो कंट्री है वो 2 कॉन्टिनेंट में आ जाती है। ये ध्यान रखना है आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने के लिए वही है कि कौन सी माउंटेन एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट को अलग करती है? तो यूराल माउंटेन। यहाँ पे देखो नाम भी लिखा हुआ है। यूरेशिया क्या है? यूरेशिया जब दोनों एशिया, ये देखो एशिया और यूरोप बेसिकली क्या है ना,
कि ये एक ही पार्ट है, एक ही लैंड एरिया है। हमने इसको धीरे धीरे एक तो जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से और बाकी सारे रीजन की वजह से इसको क्या किया, हमने दो नाम दे दिए हैं, एक आपका एशिया दे दिया है, एक यूरोप दे दिया, बट ये दोनों लैंड एरिया मिला हुआ है। क्लियर है ना? तो ये जब इसको मिक्स रूप में एक नाम देते हैं एशिया और यूरोप को मिला करके, तो इसको बोल देते हैं हम लोग एरेशिया। तो कंबाइंड लैंड मास जो आपका ये दिख रहा है आपको एशिया और यूरोप का, इसको एरेशिया बोला जाता है। यूरोप को देखते हैं तो यूरोप जो है वो काफ़ी छोटा है एशिया के मुकाबले। आप देखो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ब्लू वाला हिस्सा, ये यूरोप है। यहाँ से किसके ऊपर है, ये अफ्रीका के ऊपर है, और एशिया के आपका वेस्ट में है ना? तो आपका ये आपका आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास होता है यूरोप से। आर्कटिक सर्कल का मतलब 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उसको बोलते हैं हम लोग आर्कटिक सर्कल। और इसके ऊपर जो भी हिस्सा होता है वो आर्कटिक सर्कल का एरिया है। वो पूरा एक एरिया भी है और एक सर्कल भी है। तो सर्कल के ऊपर वाला जो एरिया है, इवन की जो ये बेसिकली यहाँ पे लाइन की बात की जा रही है, ठीक है। आर्कटिक रीजन बेसिकली उसको बोलेंगे जो 66 डिग्री से ऊपर वाला एरिया है, पोलर एरिया, बेसिकली वो जमा हुआ एरिया है। काफ़ी ठंड होती है उधर। क्यों होती है? हमने देखा था वो कि सन रे जो है वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड आपका पड़ती है। खैर उस पर बात नहीं करते। तो आपका ये यहाँ पे वेस्ट जो एशिया है वहाँ पे लाई करता है। वेस्ट एशिया का मतलब देखो एशिया के आप ये वेस्टर्न पार्ट है, उसके बाद यूरोप जो है वो शुरू होता है। आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास होती है। मैंने आपको बताया कि 66 डिग्री जो है लैटिट्यूड है, यहाँ से पास हो जाती है नॉर्दर्न। बाउंड्री क्या है? तो ये आपका वाटर बॉडीज तीन साइड से इसका है। देखो एक तरफ आपका इधर अटलांटिक ओशियन है इस वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में आपका आर्कटिक ओशियन है, नीचे वाले हिस्से में जब आप जाएंगे तो मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे, और इधर से आपका एक जो लैंड एरिया है वो आपका एशिया का है। तो तीन तरफ से ये आपका वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, एक तरफ से आपका लैंड एरिया से घिरा हुआ है। क्लियर? तीसरा देखते हैं हम लोग अफ्रीका। ये दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सेकंड लार्जेस्ट एरिया से आपको लग भी रहा होगा। देखो ये पूरा का पूरा जो है वो अफ्रीका है। और ये एक मामले में यूनिक भी है। कैसे? यहाँ पे तीन जो लाइन है इंपॉर्टेंट, कौन कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो आपका 23.5 डिग्री आपका नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर 23 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा बोलते हैं। और जो आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड है जिसको इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा, वो तीनों जो आपका लाइन्स हैं वो पास होती है किससे? अफ्रीका से। दिख रहा होगा आपको सामने, विजिबल है चीज़ें, ये ध्यान रखना है। नॉर्दर्न अफ्रीका से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, मिड अफ्रीका से आपका ट्रॉपिक ये इक्वेटर पास होता है, और नीचे से आपका जो साउथ अफ्रीका के अराउंड है वहाँ से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास होगा। तो तीन एकमात्र कॉन्टिनेंट है। क्लियर है? जो एशिया से सिर्फ आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। साउथ अमेरिका में जाएंगे तब यहाँ पे दो आपका इंपॉर्टेंट जो है वो लैटिट्यूड पास होगा, आपका इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बट अफ्रीका से ये तीनों जा रही है। तो इस मामले में ये अफ्रीका जो है वो यूनिक है, देखा हमने। उसके बाद बाउंड्रीज की हम बात करें तो देखो कौन कौन से, एक मैनुअली हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो सारे तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है। इधर आपका देखो, आपका अगर ईस्ट में देखोगे तो इंडियन ओशियन है, वेस्ट में देखोगे तो ये पूरा अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ की तरफ जाओगे तो ये मेडिटेरेनियन सी है, और आपका साउथ की तरफ जाओगे तो ये कौन है? सदर्न ओशियन है। तो ये चारों तरफ से आपका वाटर बॉडीज से ही घिरा हुआ है कौन? आपका जो अफ्रीका है। ये जो इक्वेटर है वो ऑलमोस्ट इसको दो भाग में क्या करती है? डिवाइड करती है। इक्वेटर ये जो आपका जा रहा है तो ये लगभग जो है वो दो हिस्सों में अफ्रीका को बांट देती है। इक्वेटर जो है वो सहारा जो डेजर्ट है यहाँ पे पाया जाता है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो है वो है। डेजर्ट जो है वो दो तरीके का होता है, एक हॉट डेजर्ट, एक कोल्ड डेजर्ट। जैसे अगर साइबेरिया है, डेजर्ट का मतलब वहाँ पे कुछ लाइफ उतना ज़्यादा, एक मिनट, ये क्रसर कहाँ, लाइफ जो है बहुत ज़्यादा पॉसिबल वहाँ पे होता नहीं है। पॉसिबल तो होता है बट उसमें ऑर्गेनिज्म बहुत सारे नहीं रहते, प्लांट उतना नहीं होता है, आपका लिविंग जो आपके एनिमल हैं वो उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उसको डेजर्ट एरिया बोला जाता है। तो जो आपका ठंडे रीजन्स में होता है उसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। जैसे आपका जो साइबेरिया है वो कोल्ड डेजर्ट है ना। उधर से आपका जो हॉट एरिया में होगा वो हॉट डेजर्ट होगा। जैसे सहारा है आपका, जो अपना हिंदुस्तान में जो आपका कौन सा है, थार है, वो आपका हॉट डेजर्ट है। तो जो हॉट डेजर्ट में अगर देखें तो सबसे बड़ा कौन सा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट है। वो कहाँ पाया जाता है? वो आपका पाया जाता है अफ्रीका में, अफ्रीका के नॉर्दर्न हिस्से में। ये जो आपका ये पूरा का पूरा पार्ट देख रहे हो ये सहारा डेजर्ट का हिस्सा है ना। ये मोरक्को ये सारा जो इजिप्ट वगैरह के जो कंट्री है वो उसके जो बाउंड्री पे आती है।
ये आपका यहाँ पे नाइल रिवर जो है निकलता है, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। नाइल रिवर आपका यहाँ, नाइल रिवर की दो ट्रिब्यूटरी होती है, एक ब्लू नाइल, वाइट नाइल, जब दोनों मिलते हैं तो वो कंबाइंड उसको बोलते हैं नाइल रिवर। इधर से आपका निकलती है, फिर नॉर्थ की तरफ बढ़ती है और जाकर के वापस से इधर मेडिटेरेनियन सी की तरफ मिल जाती है ना। तो नाइल रिवर सबसे लंबी रिवर है किसकी, वर्ल्ड की। और सबसे जो बड़ा हॉट डिजर्ट है वो सहारा डिजर्ट। दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके अफ्रीका में। फोर्थ देखते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका। तो वेस्ट की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं, ये कि पूरा का पूरा जो है वो नॉर्थ अमेरिका का जो वो है हिस्सा है, कॉन्टिनेंट है। इसमें सबसे ऊपर देखोगे आप तो ये कनाडा है, उस कनाडा के ऊपर आप देखोगे तो ये ग्रीनलैंड है। उसके बाद कनाडा से थोड़ा नीचे आओगे तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स है। उसके नीचे आओगे तो आपका ये आपका कौन सा है, मैक्सिको है। और बाकी सारी छोटी छोटी फिर कंट्रीज हैं, उस पर नहीं जाते। तो ये आपका मेजर कंट्री यहाँ पे हो गई। ये आपका साउथ अमेरिका से लिंक है एक वेरी मतलब कि नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से, जिसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। दो देखो टर्म होता है, एक होता है आपका स्ट्रेट, एक होता है आपका इस्थमस। तो इस्थमस क्या है, इस्थमस वो आपका लैंड का एक हिस्सा होता है, पतला सा हिस्सा, जो बहुत बड़े बड़े दो लैंड एरिया को मिलाता हो, कॉन्टिनेंट को मिलाता हो, बहुत बड़े लैंड एरिया को मिलाता हो। जैसे ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे छोटा सा, ये बहुत पतला सा आ रहा है और इसी से ये ज्वाइंट कर रहा है किसको, साउथ अमेरिका को यहाँ पे, और इधर नॉर्थ अमेरिका को। ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम लोग इस्थमस। जो भी एक पतला सा लैंड का स्ट्रिप होगा जो बड़े लैंड एरिया को क्या करेगा, जोड़ेगा, कंबाइंड करेगा, उसको इस्थमस बोलेंगे। तो यहाँ पे पनामा है तो इसीलिए इसका नाम इस्थमस ऑफ पनामा है। उसी तरीके से जो दो बहुत बड़ा बड़ा सी होगा, ओशियन होगा, उसको अगर कोई नैरो वाटर बॉडीज जो है वो कनेक्ट करती है, जैसे यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, उसको स्ट्रेट बेसिकली बोलते हैं। यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट उसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा था। इधर आपका जैसे आर्कटिक ओशियन है, नीचे आपका क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन। इन दोनों ओशियन को एक छोटा सा वाटर बॉडी कनेक्ट करता है, नैरो वाटर बॉडी होता है, उसको हम लोग स्टेट बोलते हैं। और यहाँ पे कौन स्टेट है, बेरिंग स्टेट। तो हालांकि दोनों चीजें एक बार और डिस्कस कर लेंगे, इस्थमस और स्टेट। तो इस्थमस ऑफ पनामा जो है ये कनेक्ट करवाता है किसको, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। ये आपका नीचे साउथ अमेरिका हो गया। लोकेशन अगर हम एक मिनट पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वो हो गया। अगर लोकेशन हम देखें तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब कि जो 0 डिग्री लैंटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो उसके वेस्ट में ये पड़ेगा, टोटल देखो वेस्ट में। और अगर ये लैटिट्यूडनल अगर एक्सटेंड की बात करें तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ये पूरा 0 डिग्री जो इक्वेटर है उसके ऊपर, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे ये पड़ता है। क्लियर। ये तीन तरफ से जो है वो, तीन क्या पूरी तरफ से जो है वो आपका 3 ओशियन से सराउंडेड है। देखो कौन कौन सा ओशियन है, इधर आपका अटलांटिक ओशियन है, इधर आपका पैसिफिक ओशियन है, ऊपर जो है आपका कौन है, आर्कटिक ओशियन। इसी तरफ से जो है वो आपका घिरा हुआ है कौन, नॉर्थ अमेरिका आपका। साउथ अमेरिका देखते हैं तो ये आपका पूरा का पूरा साउथ अमेरिका का पार्ट है, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सारी कंट्री जो है वो आती है। तो ये इसमें जो आपका जो सबसे इसमें, हाँ, ये सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में 3 कॉन्टिनेंट, आपको 3 कॉन्टिनेंट का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीका का थोड़ा सा हिस्सा, आधा हिस्सा आपका सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। और जो लगभग साउथ अमेरिका है वो भी आपका सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। सदर्न हेमिस्फीयर मतलब इक्वेटर से नीचे, इक्वेटर से साउथ, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि लगभग यहाँ से आप नीचे चले जाओगे तो आपका पूरा का पूरा, लगभग पूरा नहीं, लगभग 80% आपका साउथ अमेरिका इधर ही आएगा। क्लियर। यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज पास होती है साउथ अमेरिका से। ये जो आप लाल वाली स्ट्रिप देख पा रहे हो, लाल थोड़ा सा जो डीप रेड है, इसको बोलते हैं इंडीज। इंडीज जो माउंटेन रेंज, जैसे हमारे यहाँ हिमालय है वो बहुत बड़ी है, उसी तरीके से इंडीज जो है वो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट में फैला हुआ, देखो ना कितनी लंबी है ये इंडीज माउंटेन रेंज। क्लियर। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपका यहाँ पे फैला हुआ है। और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर किसके मामले में, वॉल्यूम का, अभी लार्जेस्ट बोल दूंगा तो आप बोलोगे कि अभी तो नाइल बोला था आपने, फिर ये आप अमेज़न को कैसे बोल रहे हो। देखो बच्चे, नाइल जो रिवर है ना, वो आपका लेंथ के मामले में सबसे ज़्यादा लंबी है पूरे वर्ल्ड में, है ना। लेकिन अगर बोलें कि वाटर वॉल्यूम के मामले में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपका क्या है, अमेज़न रिवर आएगा। ये आपका कहाँ पे, ये देखो, ये जो हिस्सा देख रहे होगे, यहाँ पे अमेज़न रिवर फ्लो करती है। ये पेरू के अराउंड जो इंडीज
की जो आपका जो रेंज है वहाँ से निकलती है, जैसे हमारे यहाँ से हिमालय से गंगा निकलती है, उसी तरीके से एंडीज से यहाँ पे अमेजोन रिवर निकलती है और ये इस तरफ बहती है ईस्ट की तरफ और वापस से जाकर के आपका अटलांटिक ओशियन में मिल जाती है। तो दो फैक्ट आपको याद रखने हैं, एंडीज सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज और अमेजोन सबसे लार्जेस्ट रिवर है। किसके मामले में? वाटर वॉल्यूम के मामले में। सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर है, सबसे लंबी जो नदी है वो आपका कौन सा है? नाइल नदी है, वो आपका अफ्रीका में पाया जाता है। सबसे बड़ा जो हॉट डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। तो ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे देखो इसका लोकेशन है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का इसमें पार्ट आता है। ओशिनिया भी कभी कभी इसको बोल देते हैं। ये पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, यानी कि 0 डिग्री से आपका साउथ में लाई करता है, इक्वेटर से नीचे लाई करता है। इसका जो निक नेम है उसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। आप देखो चारों तरफ से पानी से घिरा, लगता है कि एक आइलैंड है। आइलैंड का मतलब क्या होता है कि जो अपने चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वाटर बॉडी से घिरा हुआ, उसको आइलैंड बोलते हैं। तो ये आइलैंड कॉन्टिनेंट भी इसको बोलते हैं, इस तरह के फीचर होने के कारण, पानी से घिरे होने के कारण। क्यों? ये सारा आपका सी और ओशियन से ही घिरा हुआ है। एक तरफ देखो आपका इधर इंडियन ओशियन है, दूसरी तरफ आपका पैसिफिक ओशियन है और नीचे आपका सदर्न ओशियन है। इसी का राउंड है ये। 7th आपका लास्ट अंटार्कटिका देखते हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, मतलब सबसे बड़ा नहीं है तो अच्छा खासा बड़ा है ये। लोकेशन क्या है? ये कंप्लीटली ये भी आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है। एक हमने छोड़ दिया था, 3 हमने देखा कि 3 का हिस्सा आता है इसमें, लेकिन जो पूरा का पूरा ये आपका जो अंटार्कटिका का हिस्सा है वो सदर्न पोल के अराउंड ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो जो साउथ पोल है वो बिल्कुल इसके सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो सदर्न पोल होता है। नॉर्थ पोल आपका ऊपर 90 डिग्री पे आएगा। 90 डिग्री लैटिट्यूड को जो नॉर्थ में मिलेगा उसको नॉर्दर्न पोल बोलते हैं। 90 डिग्री लैटिट्यूड जो साउथ में मिलेगा उसको सदर्न पोल बोलते हैं। इसको जो मिलाती है रेखा या फिर लाइन, उसको एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, वो डिस्कस कर लिया है हमने, रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रहता जाए। वो क्लाइमेट देखो तो यहाँ पे परमानेंटली जो है ये बिल्कुल फ्रोजन है, ये बिल्कुल आइस शीट से जो है कवर्ड है। कौन सा? ये जो अंटार्कटिका का पूरा जो है वो रीजन है। ठीक है, ये पोलर रीजन में आता है, इसीलिए टेम्परेचर इतना कम होता है कि बिल्कुल बर्फ वाला रीजन है ये। तो ये आपका अंटार्कटिका हुआ। ह्यूमन हैबिटेशन है यहाँ पे, अब बर्फीला पूरा है, कुछ यहाँ पे ना कोई प्लांट है ना कोई कुछ, हालांकि एनिमल वगैरह कुछ है यहाँ पे, बट वो अपना वो जो मछलियाँ होती है उसको खा करके वो जिंदा रहते हैं। तो कोई ह्यूमन सेटलमेंट परमानेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ आपको रिसर्च सेंटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी कंट्री क्या करती है, यहाँ पे अपना रिसर्च सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश करती है और अपने साइंटिस्ट को भेजती है। तो बहुत सारी कंट्रीज के साइंटिस्ट ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं बहुत सारे सालों से। इंडिया ने भी भेजा है वहाँ पे। इंडिया का 2 इंपॉर्टेंट स्टेशन है वहाँ पे, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो ये दोनों रिसर्च स्टेशन है इंडिया के। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। क्लियर? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स दिया गया था बुक में, मैंने इंक्लूड कर दिया है। देखो जो एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के थे ये, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये इंडियन नेपलीज थे बेसिकली। ये नेपलीज इंडियन थे, दोनों ओरिजिन के ये थे। ये दोनों ने फर्स्ट टाइम जो है एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी 1953 में। ये 2 पहले इंसान थे। कौन? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। उसके बाद झुंको तेबई आती है जापान से, और वो 1975 में ये भी जो है एवरेस्ट पे चढ़ती है। तो ये चूंकि वुमेन थी, ये फर्स्ट वुमेन हो गई एवरेस्ट को चढ़ने वाली। फिर बछेंद्री पाल ये भी चढ़ती हैं, लेकिन इंडियन थी, तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है वो कहलाई। किसको फतह करने वाली या चढ़ने वाली? माउंट एवरेस्ट को। ये इन्होंने 1984 में जो है वो इसको एवरेस्ट को चढ़ा था। तो ये आपका कुछ फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, कोई वनडे एग्जाम अगर कोई दे रहा है तो उसके लिए देख सकता है इसको। सिविल सर्विसेज के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखोगे तो बेटर होगा आपके लिए। चलो वो देखा हमने, कॉन्टिनेंट देख लिया। अब हाइड्रोस्फीयर को देखते हैं, यानी कि ओशियन वगैरह जो होंगे उसको देखेंगे। तो हाइड्रोस्फीयर में सबसे पहले ये समझो कि अर्थ को क्या बोला जाता है? ब्लू प्लेनेट। क्यों? क्योंकि इसका जो आपका 70% जो हिस्सा है अर्थ का, वो किससे कवर्ड है? वो आपका ओशियन से कवर्ड है, वो आपका वाटर बॉडीज से कवर्ड है। देखो पूरा कैसा दिख रहा है आपको? ब्लू दिख रहा है। ब्लू दिखने के कारण जब आप इसको स्पेस से देखते हो तो पानी इतना जो लार्ज एरिया है आपका वाटर बॉडीज का, इसके कारण ये ऊपर से ब्लू दिखता है। इसीलिए अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। और जो सिर्फ 29% हिस्सा है वही आपका क्या है? लैंड एरिया है। तो ये आपका जितना आपका ओशियन वाला हिस्सा आएगा या फिर जो वाटर बॉडीज वाला हिस्सा आएगा उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? हाइड्रोस्फीयर नाम देते हैं।
कंपोजिशन अगर ये देखें तो हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन से ये आपका वाटर बॉडीज आएंगे, सब तरह के, चाहे आप ओशियन ले लो, चाहे रिवर ले लो, चाहे वो ग्लेशियर वाला एरिया होगा जहां पे वाटर है वो भी इसमें आएगा, इंक्लूडिंग आपका जो ग्राउंड वाटर है, इवन की वाटर वेपर जो इन्वायरमेंट पे है वो सब किस में आएगा, ये हाइड्रोस्फीयर में आता है। जहां पे पानी मिल सकता है वो सब इसमें आएगा। क्लियर? ये आपका आगे ये सारी चीजें हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर में कुछ अगर फैक्ट देखें तो अगर 100 अगर वाटर है मान लो, तो इसका जो 97.2% वाटर है वो कहाँ पे है, ओशियन में। और ओशियन के वाटर को आप पी सकते हो, बिल्कुल नहीं पी सकते। यानी कि फ्रेश वाटर की बात की जा रही है कि अर्थ पे फ्रेश वाटर कितना है, पीने का पानी जो है वो, पीने योग्य पानी जो है वो कितना है। तो 97.2% तो पहले खत्म हो गया, ये इसको आप पी नहीं सकते। इतना ज़्यादा ये सॉल्टी है, इतना ज़्यादा ये खारा है कि आप इसको पी ही नहीं सकते। जो बाकी बचा 97.2 से बाकी ये 2.8% जो बचा, इसमें से भी 2.7% जो वाटर है वो आपका जमा हुआ है, आइस शीट के रूप में है। आइस शीट आप देख लो, चाहे अंटार्कटिका वाला देख लो, चाहे जो आपका जो माउंटेन पे, जैसे आप हिमालय पे जाओगे तो आपका ग्लेशियर्स है, तो ये आइस के रूप में है 2.7%। यानी कि 0.03% ही आपके पास जो वाटर, 0.1% से भी कम, यही सिर्फ आपका फ्रेश वाटर है। समझ लो कितना कम पानी हमारे पास है पीने वाला। ये जो आप नदी का पानी देखते हो, तालाब का पानी देखते हो, ये सब फ्रेश वाटर में आते हैं। बेसिकली जिसको आप पी सकते हो वो फ्रेश वाटर का पार्ट है। जो ग्राउंड वाटर है वो सब किस में आता है, ये 0.03% में। हालांकि ग्राउंड वाटर इसमें आ गया 2.8 वाला, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे अंडरग्राउंड वाला यहाँ पे कवर किया है, ये 2.8 वाले पे, मतलब 2.7 वाले में। क्लियर? हालांकि फ्रेश वाटर में अगर आप उसको काउंट करोगे तो ग्राउंड वाटर को काउंट कर सकते हो, है ना। देखो सिंपल इतना समझना है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना है। इतना आपको ध्यान रखना है कि 97% जो आपका जो पानी है वो ओशियन में पाया जाता है, ये हमारे लिए पीने के लिए है नहीं। फिर बाकी जो 2.8% आपका जो वाटर बचा वो आपका किस में, कहाँ पे, चाहे ग्राउंड वाटर देख लो, चाहे वो ग्लेशियर के रूप में देख लो या फिर रिवर के रूप में देख लो, ये सब। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 2.8% है। लेकिन इसका 2.8% का भी सब ज़्यादातर जो हिस्सा है 2.7%, ये क्या है, जमा हुआ है, फ्रोजन है बिल्कुल। तो उसको ग्लेशियर से आप कहाँ, वहाँ पे जाकर के ग्लेशियर तोड़ के लाओगे, उसको पिघला करके पानी पियोगे? नहीं भाई, जो आपके अराउंड में है उसी को पियोगे। अराउंड में क्या है आपका चाहे आप रिवर देख लो, चाहे आपका जो पॉन्ड हो गया वो देख लो, या फिर ग्राउंड वाटर देख लो, तो वो बहुत कम है बेसिकली, ठीक है। तो सिर्फ स्मॉल जो पोर्शन है वो आपका फ्रेश वाटर का वो हमें पीने के लिए जो है अवेलेबल है। तो चूंकि ये ब्लू प्लेनेट कहा जा रहा है, यानी कि ज़्यादातर हिस्सा इसका किससे आपका डूबा हुआ है, वाटर से। उसके बाद भी यहाँ पे वाटर शॉर्टेज है, किसके लिए, फ्रेश वाटर के लिए, पीने योग्य पानी के लिए। मतलब पूरी की पूरी पृथ्वी वाटर है, 70% हिस्सा वाटर है, फिर भी पीने के लिए पानी है। समझो, पीने गर्मियों में देखते हो क्या हालत हो जाती है, पीने का पानी नहीं मिलता है। तो एक तरह का आयरनी है, एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है ये, कि हमारे पास इतना पानी है उसके बाद पानी है ही नहीं। दोनों चीजें बोल लो आप। चलो तो ओशियन देख लेते हैं ना। कॉन्टिनेंट हमने देख लिया, ओशियन क्या है, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, उसी को एक्सटेंड करेंगे। तो जो सारे ओशियन है वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। जैसे ये पैसिफिक ओशियन इधर भी आप देख रहे होगे, पैसिफिक ओशियन इधर भी देख रहे होगे। कोई बोलेगा हाय कैसे, इधर कैसे हो गया, दोनों तरफ कैसे एक ही ओशियन। बच्चे अर्थ जो है वो राउंड है, ग्लोब है। अब ग्लोब का मैं आपको यहाँ पे ग्लोब क्योंकि राउंड 3D में तो दिखा नहीं सकता, मैं दिखाऊंगा आपको 2D में। तो इसको मैप पे इसको दिखाना पड़ता है। तो मैप क्या है, 2D है, ठीक है। यानी कि 2 डायमेंशन इसका लेंथ और विड्थ दिखाना पड़ेगा मुझे आपको, डेप्थ तो नहीं दिखा सकते ना। तो ग्लोब पे क्या होता है, ये दोनों हिस्सा इधर पीछे से क्या है, जुड़ा हुआ है, पैसिफिक ओशियन। तो इसको हमने फाड़ करके उस, मतलब मान लो कि ग्लोब पे कोई कागज चिपका हुआ था, उसको फाड़ा हमने और ये ऐसे सीधा कर दिया। तो उस तरीके से आपको पैसिफिक ओशियन बेचारा जो एक ओशियन था, ये आपको दोनों तरफ जो है आपको दिखाई पड़ेगा इस तरफ से। क्लियर? तो ये देखो पैसिफिक ओशियन है, फिर पैसिफिक ओशियन आपका कनेक्टेड है किससे, इंडियन ओशियन से। फिर इंडियन ओशियन देखो कनेक्टेड है सदर्न ओशियन से, ये भी कनेक्टेड है आपका अटलांटिक ओशियन से। एक मिनट, अटलांटिक ओशियन से। इधर आपका आर्कटिक ओशियन, ये भी देखो कनेक्टेड है। तो सारे के सारे जो ओशियन है या हाइड्रोस्फीयर है वो क्या है, आपके इंटरकनेक्टेड हैं। और यहाँ पे 3 तरह की मूवमेंट होती है ओशियन में। आपका पहला है वेव मूवमेंट, फिर आपका टाइडल मूवमेंट, और तीसरा है आपका करंट का मूवमेंट। इसको समझेंगे हम लोग आने वाले चैप्टर में। वेव मतलब थोड़ा सा छोटा, जो वो पानी की आप जो लहरें देखते रहते हो हिलती रहती है, उसको वेव बोलते हैं। जब वो और ज़्यादा ऊंची हो जाए तो उसको टाइड बोलते हैं। और जो ओशियन करंट होती है बेसिकली ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जब एक ही डायरेक्शन में बहुत तेजी से बहती है लंबे समय तक,
थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक, उसको ओशियन करंट बोलते हैं। बहुत सारे ओशियन करंट आपको मिलते हैं, है ना। तो वो करंट वगैरह सब ये सब बाद में देखेंगे। फिलहाल ये 3 तरह के मूवमेंट है, बस इतना भी ध्यान रखना है आपको। हमको देखना है अभी 5 तरह के ओशियन, जो मेजर ओशियन है आपका अर्थ पे। वो कौन 5 मेजर ओशियन है? फर्स्ट है आपका पैसिफिक ओशियन, सेकंड है आपका अटलांटिक ओशियन, थर्ड है आपका इंडियन ओशियन, फोर्थ है आपका सदर्न ओशियन एंड फिफ्थ है आपका आर्कटिक ओशियन। मैप पे आपको थोड़ा बहुत पहले बता दिया, फिर भी एक बार दिखा देता हूं आपको। ये मिट क्यों नहीं रहा? ठीक है, ये थोड़ा कुछ होगा टेक्निकल। तो पैसिफिक ओशियन कहाँ पे है? देखो ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है। इधर से आप जब जाओगे ये पूरा ये हिस्सा आएगा, तो ये हिस्सा तो इधर कट करके आ गया है ना, तो ये वाला आपका पैसिफिक ओशियन हो गया। फिर आपका अटलांटिक ओशियन कौन है? ये जो आपका पूरा का पूरा जो ओशियन देख रहे हो ये अटलांटिक ओशियन है। फिर इंडियन ओशियन कौन है? ये पूरा का पूरा जो हिस्सा देख रहे हो इंडियन ओशियन है। सदर्न ओशियन कौन है? ये पूरा का पूरा जो हिस्सा देख रहे हो ये क्या है? आपका सदर्न ओशियन है। और आपका आर्कटिक ओशियन कौन है? ये ऊपर का हिस्सा आप जो देख रहे हो वो क्या है? आपका आर्कटिक ओशियन है। क्लियर? ये 5 ओशियन है। एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है। जैसे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन था? एशिया था। उसी तरीके से सबसे बड़ा जो ओशियन है वो कौन है? पैसिफिक ओशियन है। देखो इधर से यहाँ तक है ये, और इधर ये, ठीक है, ये पूरा। ये 1/3 जो आपका अर्थ है, पृथ्वी का जो 1/3 हिस्सा है उतना लगभग उसके बराबर कौन है? अकेले पैसिफिक ओशियन। ऑलमोस्ट ये सर्कुलर है, ये इस तरह से है, आधा हिस्सा इधर है, तो लगभग ये इसका जो शेप है वो सर्कुलर है। हर ओशियन का अपना अपना शेप है, कोई ट्रायंगुलर है, कोई एस शेप में है, ठीक है। तो ये सर्कुलर है आपका। फीचर अगर देखो तो डीपेस्ट जो ट्रेंच है, डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ पे, मैरियाना ट्रेंच, वो कहाँ हमने देखा था? वो आपका पैसिफिक ओशियन में ही है, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। जो भी है लोकेशन अगर इसका हम देखें तो ये किसके किसके सराउंडेड है? तो एक तरफ देखो इधर एशिया वाला पूरा का पूरा हिस्सा हो गया, यहाँ पे आपका रसिया हो गया, फिर इधर चाइना, जापान, इधर आपका साउथ ईस्ट एशिया हो गया, फिर यहाँ पे आ जाओ तो आपका इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो वेस्टर्न पोर्शन पूरा किससे आपका घिरा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और एशिया से। और उसके बाद आपका जो ईस्टर्न पोर्शन है आपका, देखो ये वाला, वो किससे घिरा हुआ है? आपका नॉर्थ अमेरिका से और साउथ अमेरिका से। तो इससे ये सराउंडेड है कौन? आपका पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे पाया जाता है। दूसरा आपका है अटलांटिक ओशियन। ये इसका शेप जो है वो एस शेप में है। देखो यहाँ से ये यहाँ तक फैला हुआ है अटलांटिक ओशियन, तो एस शेप में लगभग है ये पूरा का पूरा जो हिस्सा देख रहे हो, है ना, ये अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है। ये किससे किससे आपका सराउंडेड है? तो यहाँ पे ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्टर्न पार्ट है या जो अटलांटिक ओशियन का जो ईस्टर्न पार्ट है, दोनों एक तरफ है। मतलब ये एक तरफ से नॉर्थ अमेरिका से घिरा हुआ है और एक तरफ से आपका देखो इधर यूरोप से घिरा हुआ है। फिर इधर देखोगे अफ्रीका है और इधर साउथ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इस सब से जो है वो यहाँ पे घिरा हुआ है कौन? अटलांटिक ओशियन। ईस्ट और वेस्ट आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। इधर आपका ईस्ट वाला, वेस्ट वाला पार्ट हो गया, इधर ईस्ट वाला पार्ट हो गया किसका? अटलांटिक का। कमर्शियल इंपॉर्टेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, दो रीजन से। पहला तो क्या है कि इसकी जो कोस्ट लाइन है बहुत ज़्यादा आपका इरेगुलर है, इसके लिए इसको इंडेंटेड कोस्ट लाइन बोलते हैं या फिर इरेगुलर कोस्ट लाइन बोलते हैं। जब देखो क्या है ना कि इस तरह से इरेगुलर होती है, आसानी से जो आपका जो जहाज वगैरह है, जो आपके पानी के जहाज होते हैं, शिप्स वगैरह होते हैं, वो अंदर तक घुस जाते हैं। तो एक नेचुरल जो है वो हार्बर वाली कंडीशन यहाँ पे हो जाती है। अगर ये इस तरह से प्लेन कोस्ट हो तो जहाज थोड़ा सा मुश्किल होती है उसको लैंड करने में। पानी वाले जहाज की मैं बात कर रहा हूँ, शिप की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े शिप्स होते हैं। तो इस कारण से जो कोस्ट लाइन इस तरह से इरेगुलर है, उससे ये नेचुरल हार्बर की जो सबसे जो आइडियल कंडीशन होती है वो यहाँ पे मिलता है। और अच्छे अच्छे पोर्ट यहाँ पे डेवलप हुए हैं। ये जो आप बेसिकली ये जो पूरा का पूरा ये हिस्सा देख रहे हो यूरोप का, जो ईस्टर्न यूरोप वाला पोर्शन है, तो ये है अटलांटिक ओशियन। इधर हालांकि इस तरफ वाला भी हिस्सा है आपका नॉर्दर्न अमेरिका वाला। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फेमस आपके हार्बर्स हैं, फेमस आपके पोर्ट्स हैं। और इस एक रीजन, एक इंपॉर्टेंस और भी है इसका। दूसरा क्या है, जो नॉर्थ अटलांटिक का पोर्शन है वो वर्ल्ड के 2 सबसे डेवलप्ड रीजन से जो है वो घिरा हुआ है। कौन कौन है आपका? देखो आपका कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, बहुत डेवलप कंट्रीज हैं। इधर आपका जितना भी वेस्ट यूरोप की जो कंट्री हैं, जैसे आपका ब्रिटेन ले लो, बाकी सारा जो जर्मनी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब आपका कहाँ? ये अटलांटिक वाले एरिया में ही आती है। तो समझ रहे हो? तो ट्रेड यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट होगा। 2 आपके पैसे वाले 2 रीजन सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे वेल्दिएस्ट जो आपका कॉन्टिनेंट है, 2, नॉर्दर्न अमेरिका और आपका नॉर्दर्न अमेरिका में अगर मैक्सिको को सिर्फ हटा दो तो, और पूरा का पूरा यूरोप आप देख लो, ठीक है।
तो ये आपका कहाँ पे पड़ता है, जो इसका जो ट्रेड है वो किसके बीच से होगा, जब भी आपको यूरोप और यूएस के बीच में या फिर नॉर्थ अमेरिका के बीच में ट्रेड होगा तो यही अटलांटिक ओशियन यानी कि नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन से होगा। तो ये बिजिएस्ट ओशियन माना जाता है कॉमर्स और ट्रेड के मामले में, ठीक है। तो ये अटलांटिक ओशियन का इंपॉर्टेंस हुआ। थर्ड है आपका इंडियन ओशियन। एक प्राउड की बात है एज ए इंडियन हम सभी के लिए, ये वर्ल्ड का एकमात्र ओशियन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम पे रखा गया है, और वो कंट्री कौन है, अपना इंडिया, हिंदुस्तान। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन और हिंदी में बोलते हैं हिंद महासागर। कंट्री के नाम पे है, इंडिया के नाम पे है, ठीक है। इसका जो शेप है वो लगभग ट्रायंगुलर है, ठीक है। ये आपको त्रिभुजाकार है, इस तरह से देखो, यहाँ पे देखोगे तो लगभग आपका ट्रायंगल के शेप में है। बाउंड्रीज देख लो, तो बाउंड्रीज आप सबसे ऊपर नॉर्थ की तरफ देखोगे तो एशिया वाला पूरा रीजन है, ये पूरा एशियन रीजन हो गया इधर। इवन कि आप थोड़ा सा ईस्टर्न पोर्शन में चले जाओगे तो एशिया से आपका सराउंडेड है। फिर आपका वेस्टर्न पार्ट में इसके चले जाओगे इंडियन ओशियन के, तो आपका किससे सराउंडेड है, अफ्रीका से, और थोड़ा सा और ईस्टर्न की तरफ देखोगे इधर तो ऑस्ट्रेलिया से। नीचे की तरफ ये आपका सदर्न ओशियन से सराउंडेड है, ठीक है। तो इसके सराउंडेड आपका जो कॉन्टिनेंट एंड ओशियन है वो हमने देख लिया। फोर्थ आपका है सदर्न ओशियन, नीचे वाला सबसे साउथ में जो आपका यानी कि जो कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका है उसके ऊपर जो आपका जो ओशियन है ये वाला पूरा का पूरा रीजन, इसको बोलते हैं हम लोग सदर्न ओशियन, ठीक है। ये जो 60 डिग्री है आपका, जो बेसिकली आपका सर्कल है, कौन सा, ऊपर आपका आर्कटिक सर्कल है तो नीचे अंटार्कटिक सर्कल है, नीचे 66.5 डिग्री बोलते हैं, उसके थोड़ा सा नॉर्थ में ये पाया जाता है, यानी कि 6 डिग्री के अराउंड ऊपर है आपका कौन, सदर्न ओशियन, है ना। ये पूरा का पूरा क्लियर। फिफ्थ आपका क्या है, आर्कटिक ओशियन। अब ये सबसे जो नॉर्थ में टॉप मोस्ट में होगा ऊपर में, तो ये आपका जो आर्कटिक सर्कल है ये आपका यहां से इसके ऊपर पाया जाता है, इसके अराउंड ही पाया जाता है बेसिकली। अब देखो अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल ये सब मैं बता चुका हूं। 66.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं हम लोग आर्कटिक सर्कल, ऊपर आर्कटिक रीजन है इसीलिए, और 66 डिग्री हाफ डिग्री लैटिट्यूड साउथ को बोलते हैं हम लोग क्या, आपका अंटार्कटिक सर्कल। ये नीचे है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो नीचे का हिस्सा आपका अंटार्कटिका कहलाता है, ऊपर का हिस्सा आपका आर्कटिक कहलाता है। इसी के नाम पे ये दोनों सर्कल का नाम पड़ा है। तो ये आपका आर्कटिक सर्कल एक एरिया भी है, ये पूरा का पूरा जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर का एरिया होगा उसको आर्कटिक सर्कल का एरिया बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। जो ये आर्कटिक का एरिया बेसिकली जो होगा, यहीं पे नॉर्थ पोल होगा, जो बीच में होगा यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा 90 डिग्री पे। ये क्या है, कनेक्टेड है किससे, पैसिफिक ओशियन से, एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर से, जिसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, हालांकि ये तो दिख नहीं रहा, तो इधर आकर देखो, हाँ हाँ यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो रसिया वाला पार्ट है साइबेरिया का, यहाँ पे अलास्का पार्ट है जो यूएस के पास है। तो इधर हो गया आपका कौन, आर्कटिक ओशियन, और नीचे आपका हो गया पैसिफिक ओशियन। इसको कनेक्ट करती है एक पतली सी वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी। अब जब पतली सी या नैरो वाटर बॉडी दो बड़े ओशियन को कनेक्ट कर रही होगी तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट बोलते हैं। और जो लैंड बॉडी कनेक्ट करती थी यहाँ पे उसको इस्थमस बोलते थे। तो यहाँ पे आपका बेरिंग स्ट्रेट है जो आपका नॉर्दर्न नहीं, आर्कटिक ओशियन और आपका पैसिफिक ओशियन को क्या करती है, कनेक्ट करती है। बाउंड्रीज देख लो आर्कटिक ओशियन की, तो आपका जो नीचे आपका पूरा हिस्सा इधर दिख रहा होगा ये आपका यूरोप का हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है, तो आपका यानी कि यूरेशिया का हिस्सा है, ठीक है, जो साउथ में है आर्कटिक ओशियन के। फिर ये पूरा का पूरा आपका नॉर्दर्न अमेरिका का हिस्सा है, तो नॉर्दर्न अमेरिका और यूरेशिया से जो क्या है ये घिरा हुआ है आर्कटिक ओशियन। तो 5 हमने ओशियन देख लिए, 7 हमने कॉन्टिनेंट देख लिए। इस्थमस और स्ट्रेट डिस्कस कर चुके हैं हम। इस्थमस क्या होता है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है जो मिलाती है, ज्वाइन करवाती है दो बड़े बड़े लैंड मास को, उसको बोलते हैं इस्थमस। एग्जाम्पल के लिए इस्थमस ऑफ पनामा हमने यहाँ पे देखा जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ती है। स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है जो कनेक्ट करता है दो बड़े वाटर बॉडीज को, जैसे आपका कोई सी, दो सी को कनेक्ट कर दिया, दो ओशियन को कनेक्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो, एक तो हमने बेरिंग स्ट्रेट दिखा जो कहा किसको कनेक्ट कर रही थी, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट कर रही थी आपका आर्कटिक ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को। वही उसी तरीके से इंडिया के पास देखोगे तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में इधर देखो बे ऑफ बंगाल हो जाता है, इधर आपका अरेबियन सी हो जाता है। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को मिलाती है यहाँ पे एक पतली सी वाटर बॉडीज, उसको बोलते हैं हम लोग पाक स्ट्रेट, ठीक है। पाकिस्तान मत समझ लेना इससे, पाक स्ट्रेट यहाँ पे है, पाकिस्तान की तरफ नहीं है, ठीक है। तो इसको पाल्क, PALK है, ये पाक ही बोलते हैं हालांकि। तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच है, इतना आपको ध्यान रखना है। किन दो वाटर बॉडीज को मिला रही है, क्योंकि स्टेट की बात हो रही है तो स्टेट हमेशा वाटर बॉडीज को मिलाती है। इंडिया और श्रीलंका को नहीं मिला रही है, ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को मिला रही है ना। चलो
तो एटमॉस्फेयर बच गया है आपका। एटमॉस्फेयर देखते हैं, डेफिनेशन क्या है, जो अर्थ के अराउंड, ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ इस तरह से जो आपका एयर की जो आपका लेयर पाई जाती है, ब्लैंकेट की तरह ये एकदम कवर किए हुए आपका अर्थ को सॉरी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता है आपका जो हार्मफुल सनरेज होती है, खास करके जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे। क्यों? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में एक आपका लेयर पाई जाती है जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में। तो इसको बहुत डिटेल में यहाँ पे लेयर्स को डिस्कस नहीं किया गया है इस चैप्टर में, थोड़ा सा छू करके इसको निकल जाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि अर्थ के अराउंड बहुत सारे लेयर्स हैं। इसका जो एक्सटेंट है, कहाँ तक फैला हुआ है अर्थ से, तो ये अर्थ से लेकर के लगभग 1600 किलोमीटर ऊपर तक जो है वो इसको जो है एटमॉस्फेयर में काउंट अभी तक किया जाता है। इसकी जो हाइट है 1600 किलोमीटर है। कौन कौन सी लेयर है इसमें, तो कुल 5 लेयर इसमें आते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। सबसे पहला आपका लेयर है, इसका क्या बेसिस है बांटने का, तो इसकी कंपोजिशन क्या है और इसका जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर में डिफरेंस आता जाता है, तो उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं 5 लेयर में बांटते हैं। ये सारी चीज़ें अभी जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में जाओगे ज्योग्राफी की, एक एक क्लास को हम लोग कवर करने वाले हैं, 6 से लेकर के बिल्कुल 12 तक। ईच एंड एवरी एनसीईआरटी, ईच एंड एवरी टॉपिक वी विल डिस्कस इन फ्री, कोई चार्ज उसका नहीं देना है आपको, ठीक है। हर चीज़ आपको, और मेरा जो उद्देश्य है कि वो बिल्कुल समझाया जा सके फ्री में, बिल्कुल, है ना। चलो, तो 5 लेयर होंगे। सबसे पहला आपका ट्रोपोस्फेयर होगा, नीचे से आप जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे आपका, यानी कि ये आपका अर्थ से लगी हुई लेयर जो है आपके पास, वो आपका ट्रोपोस्फेयर है। ये इसकी कुछ ऊंचाई होती है अपनी, ठीक है। मतलब ये आप पोलर एरियाज की तरफ जाएंगे तो थोड़ा कम 8 किलोमीटर का अराउंड होगा, आप इक्वेटर पे जाएंगे तो 12 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर तक ये लेयर आपका पाया जाता है। फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर आता है यहाँ तक 35 किलोमीटर का अराउंड तक, तो यहीं पे आपका ओजोन मिलता है, मतलब 50 तक भी जाता है। ये जो भी है अभी उस पर करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। इतना समझ लो कि कौन कौन से लेयर हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर आप ऊपर जाओगे तो मिलेगा आपको, यहीं पे ओजोन लेयर, बस इतना आपको ध्यान रखना है, 35 किलोमीटर का अराउंड जो है वो ओजोन लेयर पाई जाती है, जो हमें बचाती है आपका हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से होकर के आता है उससे बचा लेती है, इसको फिल्टर कर लेती है। उसके ऊपर जब जाओगे स्ट्रेटोस्फेयर के, तो उसके ऊपर मिलता है आपको मेजोस्फेयर, फिर आपको मिलता है थर्मोस्फेयर, फिर आपको मिलता है कौन, लास्ट में एक्सोस्फेयर, इसके ऊपर जो पूरा का पूरा स्पेस है। तो ये 5 लेयर अर्थ की है एटमॉस्फेयर में। कंपोजिशन की अगर बात करें तो सबसे जो गैसेस पाई जा रही है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका नाइट्रोजन मिलता है 78%, और उसके बाद आपका 21% आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो लगभग कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 9 हो गया, 99% तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही हो गए। बाकी 1% बचा, इसमें सारी गैसें आएगी, चाहे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो, आर्गन हो, जितनी सारी गैसें बच गई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा, वो 1% में आता है। तो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है लिविंग बीइंग के लिए, खास करके प्लांट के लिए। और प्लांट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एनिमल के लिए। एनिमल उसी के भरोसे जिंदा है भाई, ठीक है ना। चाहे वो आपका मांसाहारी एनिमल हो, मतलब कि जो कार्निवोरस हो, हर्बीवोरस हो, जो भी हो, हर्बीवोरस पे जिंदा है, कार्निवोरस यानी कि जो, और मतलब कि प्लांट पे सारा चीज़ डिपेंड करता है, एनिमल की लाइफ। और प्लांट किस पे डिपेंडेंट होते हैं, आपका नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसीलिए नाइट्रोजन जहाँ पे नहीं पाया जाता, उसमें जब किसान वगैरह होते हैं तो वो नाइट्रोजन एज ए फर्टिलाइजर उसको देते हैं, जो यूरिया जिसको आप बोलते हो। तो इसेंशियल है बहुत ज़्यादा ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, खास करके प्लांट के लिए। और ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इंपॉर्टेंट है, हाँ है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको लगता हो कि इससे पॉल्यूशन होता है, नहीं, इससे पॉल्यूशन नहीं होता। जो अर्थ पे आप टेम्परेचर भी जो आपके पास है टेम्परेचर, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही मेंटेन करके रखता है, ठीक है। क्या करता है, देखो ये अर्थ जो है वो जब दिन में गर्म हो जाती है अर्थ सनलाइट से, तो जैसे ही गर्म होती है अर्थ, तो ये गर्म होने के बाद ये अपनी तरफ से रेडिएशन जो है वो छोड़ती है, यानी कि हीट को रिलीज करती है, रेडिएट करती है हीट को। तो ये जब हीट को बिल्कुल जाने दिया जाए एटमॉस्फेयर में, तो अर्थ क्या हो जाएगा, रात के समय बहुत ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल एकदम आपका टेम्परेचर 0 से नीचे चले जाएगा, फ्रीज हो जाओगे आप, जैसे पोलर एरियाज में होते हैं। तो इसको क्या करता है ना, जो यहाँ पे CO2 होती है एनवायरनमेंट में, CO2 कंबल की तरह काम करता है। जैसे अर्थ पे किसी ने कंबल जो है वो उड़ा दिया हो और आप उस कंबल के भीतर हैं, तो यहाँ पे जो ये रेडिएशन जा रही है, हीट जो अर्थ रेडिएट कर रही है, उसको ट्रैप कर लेता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को एक नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसें आपका क्रिएट कर सकती है उसको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। यानी कि वो सारी गैसें जो अर्थ पे हीट को क्या कर सकती है, ट्रैप कर सकती है, जैसे ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये आपका
इस तरह से क्या है, जब ये यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेगी इस हीट को, तो यहाँ पे हीट जो है वो मेंटेन रहेगा, अर्थ जो है वो वार्म रहेगी उससे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट है वार्म रखने के लिए अर्थ को। नहीं रहेगी तो फिर बहुत ठंडा हो जाएगा मामला। लेकिन इससे प्रॉब्लम भी क्या होगी कि जब CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अर्थ पे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा और हीट को क्या करेगा, ये ट्रैप करेगा। जब ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण से होती है? जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है अर्थ पे, उसकी मात्रा जब बढ़ जाए, उसकी जो क्वांटिटी बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। थोड़ा सा मैंने आपको बस बता दिया है, बाकी तो डिस्कस करेंगे अभी आगे वाले आपका जो वो होगा क्लासेस में। तो CO2 आपका क्या करता है? अर्थ पे वार्मथ को मेंटेन करके रखता है। अब डेंसिटी एंड प्रेशर की अगर बात करें तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हाइट के साथ क्या करता है, जो डेंसिटी होती है, किसकी डेंसिटी? वाटर की, लैंड की, किसकी? एयर की भाई, एटमॉस्फेयर देख रहे हैं। तो हवा की जो डेंसिटी है वो ऊपर, जैसे जो घनत्व जिसको बोलते हो आप, वो ऊपर जाते जाते धीरे धीरे घटती जाती है हाइट के साथ। मैक्सिमम कहाँ पे होगा? सबसे जो जीरो पे होगा एकदम। जीरो कहाँ होता है? मतलब ऊंचाई जो जीरो कहाँ हो जाएगी? सी लेवल पे होगी। बोला ना कि जितने सारा एलिवेशन है, जितना सारा हाइट है अर्थ पे, वो किससे मापते हैं हम लोग? सी लेवल से मापते हैं। तो सी लेवल पे आपका मैक्सिमम डेंसिटी होगी किसकी? अर्थ की। मैक्सिमम एयर प्रेशर भी होगा। क्लियर? एयर प्रेशर का मतलब कि एक जो यूनिट ऑफ एयर है वो कितना प्रेशर डाल पाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी आपका कहीं पे लैंड पे, उसको एयर प्रेशर बोलते हैं। डेंसिटी क्या होती है कि पर क्यूबिक मीटर आपका एरिया में कितना एयर जो है आपको मिलता है। क्यूबिक मीटर ले लो, क्यूबिक सेंटीमीटर ले लो, डिपेंड करता है यूनिट आप कौन सा लेते हो। तो ये प्रेशर और डेंसिटी हो गया। तो डेंसिटी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घटती जाएगी, प्रेशर भी जैसे जैसे ऊपर जाएगी डेंसिटी घटेगी तो प्रेशर भी घटेगा। तो वही क्लाइंबिंग जब आप करते हो, यानी कि जब आप हायर एल्टीट्यूड में जाते हो, आप मान लो कि एवरेस्ट चढ़ने जा रहे हो, तो शुरू में आपको जब इधर बस फंस लोगे तो आप ठीक रहोगे। फिर आप बेस कैंप पे जाओगे, मान लो आप अन्नपूर्णा बेस कैंप पहुंच गए, जो आपका पहला बेस कैंप, मतलब पहला है पर पता नहीं, बट अन्नपूर्णा बेस कैंप आपको जाना पड़ेगा। वहाँ से एक्चुअल एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू होती है। अन्नपूर्णा बेस कैंप खुद कई हज़ार किलोमीटर मतलब कि मीटर्स पे है। तो वहाँ पे जाओगे तो आपकी सांस फूलने लगेगी। फिर ऊपर जाओगे, एवरेस्ट पे जाओगे तो बिना ऑक्सीजन के तो आप जा ही नहीं सकते। कुछ लोग चढ़ गए बिना ऑक्सीजन के, बट आप मर जाओगे। ठीक है, बेसिकली इतना समझो। तो समझाने का इसका मतलब, ये पूरा भूमिका बांधने का मकसद ये है कि जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो तो आपको एयर जो है वो क्या होता जाता है, उसकी डेंसिटी घटती जाती है, हवा जो है वो कम होती जाती है। तो हवा जब कम होती जाएगी तो ऑक्सीजन भी घटेगा। ऑक्सीजन घटेगा तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लगेगी, सांस लेने में आपको दिक्कत होगी। और एयर प्रेशर भी घटता है, इसीलिए आप बिल्कुल हल्का महसूस करते हो। खाना जो है वो लेट से पकता है पहाड़ों पर, पढ़ा होगा आपने फिजिक्स के बुक में। ठीक है, तो टेम्परेचर भी घटेगा, इतना ध्यान रखना है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं टेम्परेचर भी क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि हवा में CO2 भी घटेगा। CO2 घटेगा तो टेम्परेचर जो है वार्म रख रही थी वो भी खत्म होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 3 चीज़ घटेगी। कौन कौन सा है? डेंसिटी, एयर प्रेशर आपका, और आपका टेम्परेचर। विंड क्या होती है भाई? विंड होती है, जब देखो एक आपका हवा हमेशा कहाँ से चलेगी, देखो इधर हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। हाई प्रेशर का मतलब हवा की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगा। लो प्रेशर का मतलब हवा जो वहाँ पे रेरिफाइड हो जाएगी बिल्कुल, यानी कि हल्की होकर के उड़ जाएगी वहाँ से, तो वहाँ पे प्रेशर कुछ रहेगा नहीं, निकल जाएगी वहाँ से हवा। तो ये जो हवा निकल गई ऊपर की तरफ, वो निकलने का रीजन होगा टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया कर समझेंगे। सिंपल यहाँ पे ये समझ लो कि ये जो हवा उड़ जाएगी, इसको भरने के लिए जो इधर का हायर प्रेशर का एरिया होगा उधर भरने के लिए इसको दौड़ जाएगी, तो इधर से हवा चलेगी। यानी कि जब हाई प्रेशर कंडीशन और लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होते हैं तो हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ क्या चलने लगती है? एयर चलने लगती है, हवा चलने लगती है। इसको क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। मूविंग एयर जो होती है इसको विंड बोलते हैं। क्लियर? चलो, तो हमने वो देख लिया आपका। अब देखते हैं एटमॉस्फेयर को और बायोस्फीयर को देखते हैं। तो बायोस्फीयर क्या है? जहाँ पे आपका लैंड, वाटर, एयर, जो 3 लाइफ सस्टेनिंग यूनिट है, चीज़ें हैं, वो जब जिस जोन में मिलती है, अर्थ के जिस हिस्से में मिलेगी, वहाँ पे आपका लाइफ पाया जाएगा, एनिमल पाए जाएंगे, प्लांट पाए जाएंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायोस्फीयर को बोलते हैं। जो आपका फॉरेस्ट देखते हो, जो आपका जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, एनिमल आपको दिख रहा है, सब बायोस्फीयर का हिस्सा है। बायो का मतलब ही होता है लाइफ, जहाँ पे लाइफ है बायोस्फीयर है। क्लियर? डाइवर्सिटी आप देखोगे तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि प्लांट एनिमल को देख लो, बिल्कुल जो सबसे जो माइक्रो लेवल के ऑर्गेनिज्म है, उससे लेकर के सबसे बड़े हाथी ले लो, वेल ले लो, वहाँ तक सब किस में आएंगे? आपके बायोस्फीयर में आएंगे। यानी कि जो माइक्रोब्स आपके होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उससे लेकर के जो ह्यूज मैमल्स हैं, वो सब प्लांट्स वगैरह, ये सब किस में आएंगे? आपके बायोस्फीयर में आएंगे। अब चूंकि
प्लांट से आपका अलग, एनिमल आपका अलग है, इसीलिए इसको किंगडम में डिवाइड करते हैं। ये बायोलॉजी का पार्ट हालांकि है थोड़ा सा, बट इन्वायरमेंट का भी पार्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बायो का पार्ट है, दोनों मिक्स हो जाता है वहाँ पे। तो जब बायो पढ़ोगे तो आप पढ़ते होगे कि प्लांट किंगडम होता है, फिर आपका एनिमल किंगडम होता है, एनिमलिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो बायोस्फीयर को 2 किंगडम में डिवाइड करते हैं, प्लांट किंगडम जिसमें सारे आपके प्लांट्स आएंगे, और बाकी जो एनिमल जिसमें आते हैं उसको एनिमल किंगडम बोलते हैं। अब देखो क्या है कि ये आपका बायोस्फीयर तो आपने देखा, इसमें गैसेस हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेस हैं। तो ह्यूमन चूंकि है ग्रीडी, तो ये खूब सारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो उसके कारण से जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, यानी कि जो पूरा का पूरा जो अर्थ है उसका जो इकोसिस्टम एक बैलेंस में जो चल रहा है, वो बैलेंस क्या होता है, वो टूट जाता है। यानी कि जैसे बैलेंस टूटने का मतलब कि CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा हो जाएगी? आप ज़्यादा पेड़ काट लोगे तो वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा CO2 को। CO2 को ऑब्जर्व करता है जो प्लांट्स होते हैं आपके। फिर आप बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल चीज़ें कर लोगे तो वहाँ से आपका CO2 इमिट होगा, तो उससे भी CO2 बढ़ जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि जो अर्थ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो टूट जाता है। बहुत सारा आप जानवर मार दोगे, जो भी कर दोगे, तो इससे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कटिंग फॉरेस्ट का आप करते हो वुड के लिए या फिर सारी चीज़ों के लिए, तो इससे एक और इम्पैक्ट होता है कि सॉइल आपका इरोजन हो जाएगा। अभी क्या है ना कि जो फॉरेस्ट है वो सॉइल को बांध कर रखती है, तो जब इसको काट देते हो तो CO2 का तो लफड़ा होता ही है, बट आपका जब यहाँ से पानी गुजरेगी तो वो मिट्टी को क्या करेगी, वो कट करके ले जाएगी, सॉइल को कट करके ले जाएगी। सॉइल कटने के इस प्रोसेस को बोलते हैं इरोजन, सॉइल इरोजन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इंडस्ट्रियल आपका जो एरियाज होते हैं वहाँ पे जो पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, ये सारा आपका चीज़ें निकल रही है, उससे आपका पोल्यूशन होता है, इकोलॉजी पे आपका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर क्या है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण ये भी आ सकता है, कुछ और रीजन से भी आ सकता है, जो प्लेट विलेट आपका जो मूवमेंट होगी उसके कारण से भी आ सकता है ना। तो ये आपका अर्थ मूवमेंट हो गया या फिर नेचुरल कैलेमिटी होगी। इसके अलावा अर्थक्वेक के अलावा जो नेचुरल कैलेमिटी और भी हो सकती है, जैसे जो हाइड्रोस्फीयर हमने देखा उसमें सुनामी आ जाए, तो सुनामी हमने देखा था कि 2004 के अराउंड जो आया था, बहुत खतरनाक लेवल पे आया था। जो आज भी जो है वो आप जो सी एरियाज है, जो कोस्टल एरियाज है, वहाँ पे जो बड़े बड़े जब आपका जो वाटर जो है उठने लगता है, बहुत हाई लेवल के जो टाइड आते हैं, तो वहाँ पे आसपास के एरिया क्या होता है, सबमर्ज हो जाता है। तो ये सब भी आपका नेचुरल कैलेमिटीज़ में आएगी, ठीक है। CO2 बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि CO2 जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट जो है वो अर्थ पे ऑब्जर्व करेगा, ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो साइंटिस्ट आकर बोलेंगे कि क्या हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, ठीक है। तो कंजर्वेशन के लिए हमको कुछ उपाय करने होंगे। तो क्या करने होंगे आपको कि जो आप रिसोर्सेज का बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो बिना मतलब का, एक आदमी है उसके लिए जितना चाहिए उससे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, उससे ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हो, उसको क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। एक जो सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी आपको छोड़ो, इस तरह से रिसोर्स यूज करो कि, और उस तरह से करो कि अर्थ भी क्या है कि उसका जो इकोसिस्टम है एक बैलेंस में बना रहे। इसको सस्टेनेबिलिटी जो है वो नाम दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको फोकस करना पड़ेगा। चलो ख़त्म करते हैं चैप्टर को। देखो क्या क्या सीखा आपने इसमें। तो हमने देखा कि अर्थ जो है उसके 4 डोमेन किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आपका जो आपका लिथोस्फीयर हो गया, डोमेन्स की बात कर रहे हैं, तो डोमेन कौन कौन से हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। ये आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तब जाकर के यहाँ पे जो लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाती है इस इंटरेक्शन के कारण। हमने देखा कि जो आपका लिथोस्फीयर था उस पर बहुत सारे वेरिएशन थे, हाईएस्ट पॉइंट भी था, लोएस्ट पॉइंट था। तो हाईएस्ट पीक आपका हिमालय पे था जो आपने माउंट एवरेस्ट को देखा। लोएस्ट पीक आपका क्या था हाइड्रोस्फीयर में, वो आपका मैरियाना ट्रेंच था, है ना। तो ये सारी चीज़ वो कंसिस्ट करती है जो आपका अर्थ की सरफेस है, चाहे वो लिथोस्फीयर हो चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो। और ये आपका इन्वायरमेंट जो हमने एटमॉस्फेयर देखा वो बताया मैंने कि कैसे गैसियस लेयर पृथ्वी के अराउंड पाया जाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है ना। जो ओजोन लेयर होती है वो आपका अल्ट्रा वायलेट जो सन की रेज होती है उससे। तो यानी कि ये जो सारे डोमेन्स हैं, ये जो सारे कंपोनेंट हैं अर्थ के, जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, बायोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो, ये सब क्या करते हैं, एक वाइटल रो, इंपॉर्टेंट रो जो है वो प्ले करते हैं, तब जाकर के कहीं पे हम लोग यहाँ पे रह पाते हैं। बायोस्फीयर जो है वहाँ पे जो इंट्रैक्शन है बाकी सारे जो 3 एलिमेंट का, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ों का वहाँ पे हो पाता है, तब जाकर के ऑर्गेनिज्म का जो है वो सर्वाइवल वहाँ पे हो पाएगा, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं जो गलत, जैसे डिफॉरेस्टेशन आपका हो गया, पॉल्यूशन वाला चीज़ हो गया, जिससे जो बैलेंस है आपका इकोसिस्टम का वो बिगड़ गया है, और आपको ज़रूरत है किसके लिए, एक सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट की। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।